यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ गाइज। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके जो बीएसटीसी डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो यूनिट नंबर 7 है, आपकी बेहद मांग के ऊपर मैं फिर से लेकर आया हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे और उसके बारे में कि सर यूनिट नंबर 7 लेके आओ। तो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट तरीके से डिस्कशन करने वाला हूँ। बगैर देरी किसी वीडियो की शुरुआत करेंगे और इसमें जानेंगे क्या क्या अपडेट्स हैं जो हमें जाननी चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन है, या मान लीजिए क्या क्या इसके अंदर ऐसी डिटेल है जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमारी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बगैर देरी किसी वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन होने वाला है। और इसके बाद में आपको शायद यूनिट नंबर 7 के लिए दूसरी यूनिट देखने की या दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें अपन बात करेंगे बच्चों के अध्ययन के तरीकों के बारे में। ठीक है साथियों, तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसकी प्रूफ रीडिंग के माध्यम से मैं करता हुआ आगे बढ़ूंगा, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, और इसके अंतर्गत कुछ परसेंट मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, कुछ परसेंट आपको प्रूफ रीडिंग करता हुआ चलूंगा। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट नंबर की स्लाइड आपके सामने है, आपको भली प्रकार से दिख रही होगी। सबसे पहले बात करेंगे अपन इसकी आवश्यकता और महत्व। किस चीज़ की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करेंगे? बच्चों के अध्ययन के तरीकों के बारे में। ठीक है ना, उसकी आवश्यकता और उसके महत्व, मतलब कि जो बच्चों के अध्ययन के जो तरीके हैं और उसकी आवश्यकता है, उसका महत्व है, वो किस तरीके से है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट है आवश्यकता एवं महत्व के महत्व से रिलेटेड। ठीक है साथियों, जस्ट ए सेकेंड, आई एम चेंजिंग कलर ऑफ पेन। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे पेन का कलर चेंज हो चुका है और इसके साथ में अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि भाई साहब, बच्चों के जो अध्ययन है या मान लीजिए स्टडी है, उसके आवश्यकता क्या थी और क्या उसका महत्व है। ठीक है, आखिरकार उन तरीकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता के बारे में और उसके महत्व से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग पहचान होती है, आप ये बात भली प्रकार से जानते हैं। आपने मतलब कि मान लीजिए आप इंटर्नशिप के दौरान जाएंगे तब भी देखेंगे, और आपने पहले भी देखा होगा, आपकी क्लास के अंदर आज वर्तमान समय में भी आप देखते होंगे कि हर एक स्टूडेंट या मान लीजिए हर एक प्रशिक्षणार्थी अलग अलग प्रतिभा का धनी होता है। हर किसी की अपनी अपनी अलग प्रतिभा होती है। ठीक है साथियों, बात करते हैं उससे आगे। और उसके विकास की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए जैसे कि कोई भी टीचर है, वो आपको कोई भी चीज़ पढ़ाता है चैप्टर के बारे में, या मान लीजिए कोई भी लेक्चर देता है, उसके बाद में कोई बच्चा उस चीज़ को पकड़ लेता है मात्र 2 मिनट के अंदर, कोई बच्चा होता है जो आधे घंटे तक भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि साथियों, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपको कोई उदाहरण बताया जाता है तो आप उस चीज़ को 1 घंटे में तैयार कर लेते हैं, और कोई बच्चा होता है जो उसको 10 बार भी पढ़ लेता है तो भी याद नहीं हो पाती है। ठीक है साथियों, तो ये क्या है कि हर बच्चे की अपनी अपनी अलग पहचान हो गई और उसकी विकास की प्रक्रिया। ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, अब मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसमें शुरुआत होती है 19वीं सदी के आरंभ में। जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति, स्वरूप एवं समस्याओं की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है साथियों, बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इतना ही नहीं, जीवन के समस्त पहलुओं में विभिन्नताओं के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्तर, व्यक्तिगत गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उपलब्धियों आदि में भी विविधताएं या विभिन्नताएं दिखाई देने लगी। ठीक है साथियों, इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए सिंपली से आप सभी जानते हैं, आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा हो, या आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी पेरेंट्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को टेंशन होती है कि हमारे बच्चे को हम आगे की ओर कैसे अग्रसर करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 19वीं सदी के मतलब की शुरुआत में, तब जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद में बच्चों में जो भी विभिन्नताएं थी, उनकी आवश्यकताएं थी, और उनकी योग्यताओं, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, मानसिक स्तर पर, उनकी क्षमताओं पर, रुचियों पर, उनकी उपलब्धियों में आदि प्रकार में विविधताएं दिखाई देने लगी। तो उससे रिलेटेड उनमें कुछ मतलब कि सोचा गया कि कुछ चेंजमेंट करें। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ देखा। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिकों को ऐसे अध्ययन के तरीकों की आवश्यकताओं का अनुभव मतलब कि हुआ, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रत्येक कर्म का अध्ययन कर पाने में सक्षम हो। मतलब कि उन्होंने ऐसा सोचा कि यार अपन कुछ ऐसा बनाएं कि जिसके अंतर्गत सभी बच्चे अच्छे तरीके से एक ही लेवल पर उस चीज़ को सीख पाए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप अन्वेषण शुरू हुआ, मतलब उस चीज़ की जांच फरोख शुरू हुई, प्रायोगिक कार्य होने लगे, मतलब प्रैक्टिकल होने लगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे चेंजमेंट होता हुआ बच्चों के अध्ययन हेतु उपकरणों का उपयोग होना शुरू हुआ। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि बच्चों को अपन घर में कुछ भी सिखा देते हैं, लेकिन जब शुरुआत के दौरान हम हमारे बच्चों को आंगनबाड़ी के अंदर भेजते हैं, आपने भली प्रकार से देखा होगा कि वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल की चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। जैसे मान लीजिए वहाँ पे सर्किल हमने देखने को मिलता है, या मान लीजिए कोई भी चीज़ें जैसे पहाड़ी वगैरह याद करवाए जाते हैं, उनको काउंटिंग सिखाई जाती है, तो एक रो होता है और उसके अंदर कुछ बॉल्स होती हैं, इस टाइप से हुआ। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है, उपकरण है, मतलब कि स्टार्टिंग बेस एज से। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के वर्तमान एज के अनुसार। ठीक है, 19वीं सदी के बाद में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब कुछ कुछ नए नए उपकरण जोड़े गए। ठीक है साथियों, उपकरणों की सहायता से व्यक्तियों में
मानसिक एवं दैहिक, मतलब उनकी जो मेंटली और फिजिकल दोनों ही पहलुओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाने लगा, उनका एवोल्यूशन किया गया, या ऐसे कहें कि उन चीज़ों को काउंट किया गया और उनमें से जो उनकी वैल्यू थी उस चीज़ को निकाला गया और उन चीज़ों को ऐड किया गया। ठीक है, अतः इस प्रकार समय परिवर्तन के साथ जैसे जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जटिल रूप को महत्व दिया जाने लगा, वैसे वैसे उपकरणों की आवश्यकता अनुभूत होने लगी, समय अनुसार उनमें परिवर्तन भी होते रहे। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे सिंपली यहाँ तक का बात एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो नई चीज़ों का हम निर्माण करते हैं। ठीक है साथियों, सिंपली से आप सभी जानते हैं। अब इसमें सिंपली से ऐसा दर्शाया गया है कि मतलब कि जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई वैसे वैसे उपकरण है वो समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे। जैसे मान लीजिए पहले आपने कहीं पर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा होगा, उसके बाद में आपने ग्रीन बोर्ड भी देखा है, उसके बाद में आपने व्हाइट बोर्ड भी देखा है। कहीं पर मान लीजिए यहीं पर मैं सिंपली से आपके सामने बात करूँ, एक एग्जाम्पल लाइव चलता हुआ आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ, तो साथियों लाइव चलता हुआ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाऊँ तो सिंपली से है कि आपने कहीं पर भी देखा होगा, इन्हीं क्लासों को आपने कहीं पर पीडीएफ से भी देखा होगा, कहीं पे बेसिक नोट्स में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये आपको डिजिटल तरीके से देखने को मिल रही हैं। ठीक है साथियों, तो जैसे जैसे समय के अनुसार आवश्यकताएं हुई उसके साथ में इसमें परिवर्तन होते गए। क्लियर हुआ? इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को जानना, मतलब कि विद्यार्थियों की क्या क्या रुचियां हैं उन चीज़ों के बारे में जानना, उनकी रुचियों को जानना, उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, उन समस्याओं को जानना और उनका सोल्यूशन करना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों, उनके पहलुओं को जानना, उनके दृष्टिकोण, अनुवृत्तियों को पहचानना आदि के लिए उपकरणों का होना आवश्यक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ या आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि साथियों जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे की क्या आवश्यकता है, हम उनके उससे जुड़ेंगे और उसके बाद में तभी उन चीज़ों को जानेंगे और तभी उन चीज़ों का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इन चीज़ों का धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा। ठीक है, हम यह भी जानते हैं कि किसी भी बच्चे की अधिक प्रतिक्रियाएं कुछ हद तक व्यक्तिगत कारणों तथा बहुत हद तक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक कारणों से भी प्रभावित होती है। हम भली प्रकार से देख सकते हैं कि साथियों कोई भी बच्चा होता है किस माहौल में रहता है उसके अनुसार उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इन लाइनों का मतलब यहाँ तक यही है। ऐसी स्थिति में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व समायोजन में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों को जानकर उनकी सकारात्मक व प्रभावी सहायता कर सकता है। फिर से देखते हैं साथियों कि मतलब कि इन चीज़ों में क्या होता है कि शिक्षक होता है जो एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उनकी जो अधिगम की मतलब कि यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो उनमें कोरिलेशन बनाने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से फाइंड कर सकता है और उनको मतलब कि सॉल्यूशन के रूप में पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे सकता है। क्लियर हुआ साथियों यहाँ तक का? चलिएगा, इसी के साथ में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों बात करते हैं आगे की। यहाँ पे चर्चाओं में हमारे पास में सिंपली से आपको देखने को मिल रहा होगा अवलोकन विधि। ठीक है साथियों, अब हमारे पास में शुरू हो जाती है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि क्या होती है? जब मान लीजिए वो टीचर है वो किस तरीके से उन चीज़ों को फाइंड आउट करेगा और किस तरीके से उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो जिनमें आती है एक विधि, मतलब कि जो फॉर्मूला होते हैं, कौन से फॉर्मूला लगाएगा कि जिन चीज़ों से वो मतलब कि बच्चों का ढूंढ पाएगा कि इनकी ये समस्याएं हैं। ठीक है साथियों, तो उन समस्याओं को ढूंढने के लिए सबसे पहले एक विधि हमने जैसे कि फाइंड आउट की है, या मान लीजिए अदर टीचर्स भी उन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, तो वो होता है अवलोकन विधि। ठीक है, अवलोकन विधि क्या होती है और उसका मीन्स क्या होता है वो आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है साथियों, अवलोकन विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार, रुचियों, भावात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके संबंध में राय बनाते हैं। देखिए यहाँ तक का इस लाइन का मीन्स क्या हुआ? जैसे मान लीजिए सड़क पर आपने किसी को चलते हुए देखा होगा, या मान लीजिए आप देखते हैं कि भली प्रकार से कोई भी धावक है, जैसे मान लीजिए अचानक से वो लंगड़ाने लग जाए या मान लीजिए रुक रुक के चलने लग जाए, तो आप अचानक से क्या सोचते हैं? आप उसके हाव भाव देख के देखते हैं कि यार ये रोजाना दौड़ने वाला बंदा आज धीरे क्यों चल रहा है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, या मान लीजिए कोई ना कोई तो कमी है। तो कमी क्या है? या तो भाई साहब सड़क खराब है, या सड़क खराब नहीं है तो मौसम खराब है, मौसम खराब नहीं है तो कुछ बंदे को या मान लीजिए उस मेल को या उस फीमेल को कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में उससे संबंध में राय बनाते हैं। व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन व्यक्ति के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। जो व्यक्ति के व्यवहार यानी कि मान लीजिए कोई भी आदमी का जो बिहेव होता है वो उसके अध्ययन में यानी कि मान लीजिए उसकी स्टडी में या उसकी रीडिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है साथियों, अवलोकन के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, जिन्हें निश्चित समय पर और समय समय पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी टाइम पर अपन प्राप्त करना चाहें या मान लीजिए टाइम के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना चाहें। इसका एक एग्जांपल सटीक तरीके से, जैसे मान लीजिए अपन कोई भी स्टूडेंट हैं
या कोई भी क्लासरूम, पूरी क्लास समझिए आप, एक प्रकार से आपकी क्लास है जैसे, और आपके टाइम टाइम पर क्लास में टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके जरिए आपका जो टीचर है वो इन चीज़ों को पता लगाता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो सिलेबस है वो बच्चों को कितना % समझ में आया, कितना % उनको समझ में नहीं आया, और कितना मुझे सुधार करने की आवश्यकता है, और किस लेवल तक के लिए बच्चों के अंदर समझ विकसित हो चुकी है, ठीक है। आप भली प्रकार से समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। इस प्रकार अवलोकन विधि के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उसके विषय में लेख लिखते हैं, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ? किसी के बारे में कोई भी चीज़ें हैं जो सर्च करके फाइंड आउट करके उन चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। यह विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में वरन व्यक्तियों के, या मान लीजिए यहाँ पे वरन का मतलब होता है अथवा, ठीक है साथियों, व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी उपयोगी। मतलब ये कोई स्पेशल एक पर्सन के लिए जरूरी नहीं है, सभी के लिए भी हो सकता है, ग्रुप के लिए भी हो सकता है, किसी भी टाइप्स के लिए हो सकता है, ठीक है। अवलोकनकर्ता अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का उपयोग इस कार्य में करता है। मतलब कोई भी बंदा है जो उस चीज़ को जैसे निरीक्षण कर रहा है कोई भी, तो अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को सचेत में करके ही करेगा ना, कि मेरे से कहीं कमी ना छूट जाए, वो दूसरे को भी दिखाना, फिर वो एग्जामिनर क्या बताएगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साहब, ये तो हो गया अवलोकन की बेसिक परिभाषाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अवलोकन की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है। अवलोकन की मेन डेफिनेशन का, या मान लीजिए उसका अर्थ है या उसका मीन्स है, वो यहाँ से अब शुरू होता है। वो कौन सा है साथियों, कि अवलोकन का अर्थ और परिभाषाओं से रिलेटेड, कि अवलोकन शब्द है वो कहाँ से आया है, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कौन सा, ऑब्जर्वेशन। उसका क्या है, हिंदी रूपांतरण। क्या अवलोकन है, जो ऑब्जर्वेशन शब्द है, जो मान लीजिए ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है इंग्लिश का, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसका अर्थ होता है देखना, किसी चीज को भी देखना, या अवलोकन करना, या निरीक्षण करना, ठीक है, जो हमने भली प्रकार से पहले से इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब इसके बारे में एक विचारक हैं जिन्होंने इसके संदर्भ में कुछ मत दिया है। वो कौन सा है, गुडे तथा हेट, ठीक है ना। इन्होंने एक मत दिया है अपना इससे रिलेटेड, विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है, ठीक है साथियों, तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। ये किसने कहा है, ये कहा है गुडे और हेट ने। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से सेकंड नंबर पर कोई दूसरा विचारक प्रोफेसर C.S. मेजर ने कहा है, क्या कहा है, कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी से या ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी से अपेक्षा आंखों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। अब इसका मीन समझते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से, मतलब कि इन दोनों परिभाषाओं के पढ़ने से या इनका मीन समझने से क्या स्पष्ट होता है कि एक अवलोकन विधि पिरामिड सामग्री के संग्रहण की ही प्रत्यक्ष विधि है। इसमें नेत्रों के माध्यम से नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है। मतलब उन चीज़ों का कलेक्शन किया जाता है, उन चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। किन चीज़ों को, जो भी प्राइमरी सेक्शंस, यानी कि मान लीजिए जो प्राइमरी सेक्शन यहाँ पे आपके स्कूल से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज़ की जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसकी सबसे पहले क्या चीज़ें देखते हैं, मोटा मोटी जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या क्या जो उसमें हाल ही में अपडेट हुए हैं, जो नवीन जो चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें सम्मिलित हुई हैं, उन चीज़ों का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए जो राइटर होता है, बुक लिखने वाला होता है, वो क्या करता है, वो पहले तो एक किसी भी चीज़ की बेसिक चीज़ें को उठाता है और उसके बाद में फिलहाल में क्या चल रही है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को वो कलेक्शन करता है और उसके बाद में उन चीज़ों को प्रेजेंट करता है। ठीक इसी प्रकार से अवलोकन में भी हम क्या करते हैं, एक पिरामिड की तरह इन चीज़ों को पहले प्राइमरी वालियों को जोड़ते हैं और उसके बाद में जो हाल फिलहाल में हो रही है उन चीज़ों को। इसके साथ ही इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन के अंतर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा दूर बैठकर उनके सामाजिक तथा व्यक्तिगत व्यवहारों का अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन कार्य संपादित करता है। क्लियर हुआ साथियों? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों इसी में एक और आता है आपका सहभागी अवलोकन, ठीक है। अब सहभागी अवलोकन है, इससे रिलेटेड बातें करते हैं आपके सामने और डिस्कशन करते हैं। इस विधि में अवलोकन करता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है, ठीक है। या मान लीजिए इस विधि के अंतर्गत अवलोकन करता है जो विद्यार्थियों की जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें खुद हाथ बटाता है, ठीक है। अर्थात अवलोकन करता विविध या मान लीजिए विभिन्न गतिविधियों में सहभागी के या सहभागियों के साथ भाग लेते हुए उस समूह का सदस्य बन जाता है। जैसे मान लीजिए साथियों, आपने स्कूल में देखा होगा, जैसे टीचर्स खो खो खिलाते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, सबसे पहले खुद ही बताते हैं। स्टार्टिंग का जो ग्रुप होता है उसमें खुद ही बताते हैं और खुद ही भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बच्चों को उठाते हैं कि भाई अब तू उठ जा, फिर वो घूम के आते हैं सर्किल में, फिर उठाते हैं दूसरे को, ठीक है। इसी प्रकार से सहभागी अवलोकन में क्या करते हैं कि खुद उस ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं। क्लियर हुआ?
इसके साथ साथ उसके व्यवहारों का अवलोकन भी करता रहता है, मतलब कि वो ग्रुप में रहता हुआ है लेकिन वो सभी के ऊपर नज़र भी रखता है और उन चीज़ों का मतलब कि एग्जामिन करता रहता है, उन चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करता रहता है। यहाँ इस तरह अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बटाने का या हाथ बटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्यवहारों को स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने तथा ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने से, मतलब कि अच्छे तरीके से उन चीज़ों को पास पास रह करके उन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कर ले या उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ताओं के रूप में निकट व गहराई से विद्यार्थियों के प्रत्येक पहल का या प्रत्येक प्रश्न का ध्यान से अवलोकन कर उनका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ है यहाँ तक का कि उनका अच्छे तरीके से मतलब कि उन चीज़ों को ढूंढ सकता है और उनका अच्छे तरीके से एक रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से साथियों हमारे पास में आता है असहभागी अवलोकन, इसका नेक्स्ट टाइप कहने का मतलब, इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के रूप में समूह में सम्मिलित न होकर उस गतिविधि पर बाहर से दृष्टि रखता है और विद्यार्थी के व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखता है। इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा, आप खो खो में तो खुद सम्मिलित हो गए जैसे, और ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए वो आपने पहले भी देखा होगा या मान लीजिए आप अक्सर ऐसा देखते रहते हैं कि कोई भी टीचर है जो कुछ प्रतियोगिता करवाते हैं जैसे बच्चों के रूप में, जैसे मान लीजिए स्कूल में अंताक्षरी हो गई तो उसमें क्या करवाते हैं वो बेसिक से आपने पहले भी देखा होगा, आप जब स्कूल लाइफ में थे तो टीचर सारे बाहर बैठे रखते हैं ग्रुप से और ग्रुप में हमें सम्मिलित कर देते हैं और उसके दौरान हम आपस में वर्ड्स बोलते रहते हैं, वो बाहर से निगरानी रखते हैं और हमारा जो बिहेव होता है उसको वो नोटिस करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे अभागे में ये हो गया। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर एवं बाहर किसी भी जगह ध्यान से देखता रहता है और उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब विद्यालय के बाहर और अंदर किस तरीके से देखता है साथियों, सिंपली से आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल में टीचर कहीं पर बरामदे में खड़ा है और बच्चा कोई भी है जो ग्राउंड में घूम रहा है तो वहाँ पर भी उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है दूर से, और बच्चा सड़क पे घूम रहा है तो भी वो उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में वो रिजल्ट पर पहुँचता है कि हम मतलब कि इस बच्चे के बारे में क्या राय दें या क्या इस चीज़ के बारे में सोचें और क्या चीज़ बताएं। ठीक है, एक शिक्षक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी एवं असहभागी सभी प्रकार के अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। कई बार इन अवलोकन विधियों का प्रयोग साथ साथ होता है, मतलब कि काफ़ी बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक सारी की सारी जो चीज़ें हैं साथियों, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है एक साथ एक निष्कर्ष पर पहुंच जाती हैं। क्लियर हुआ? कई बार इन अवलोकन विधियों का प्रयोग साथ साथ होता रहता है और कक्षा में शिक्षक अपने अवलोकन के आधार पर ही कक्षा व्यवस्था अथवा विद्यार्थियों के व्यवहार को व्यवस्थित करता है, मतलब कि उन चीज़ों को मेंटेन करता है और इन चीज़ों के बारे में सुधार करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है साथियों, ठीक इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ें और बात करें कि अब अवलोकन की उपयोगिता, मतलब अवलोकन है उसके आखिरकार उपयोग क्या है और उसकी ज़रूरत क्या हुई। तो अब उसमें उपयोगिता में कुछ पॉइंट हैं, 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे बेसिक से, यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके अलावा और पॉइंटों को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, तो अवलोकन की उपयोगिता से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें समस्या का चयन किया जाता है, मतलब कि इसमें समस्या को पहले से पहले फाइंड आउट किया जाता है और उसके पश्चात समस्या का बारीकी से अवलोकन कर अध्ययन किया जाता है, मतलब कि उस चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है, उसका सोल्यूशन किया जाता है, उसको रीड आउट किया जाता है। ठीक है साथियों, पूर्व निर्धारित उद्देश्य सुनियोजित अवलोकन एवं सुव्यवस्थित अभिलेखन से यह विधि बहुत उपयोगी बन जाती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ है उनको अगर पहले से उन चीज़ों को निर्धारित कर दिया जाए तो उन चीज़ों में उद्देश्य और भी डाल दिए जाते हैं और उसके बाद में उससे एक शेड्यूलेड अवलोकन किया जा सकता है। मतलब कैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले आपकी जो ओरल टेस्ट होता था उसमें क्या करते थे टीचर, या मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल वाला भी देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जैसे खांचे बने होते हैं, हर चीज़ों के अलग अलग कॉलम होते हैं, नेम लिखा होता है और उसके बाद में कि भाई इस एक्टिविटी के इतने नंबर, इस एक्टिविटी के इतने नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से अवलोकन हो सकता है। ठीक है, इसके परिणाम विश्वसनीय और वैध होते हैं, किसके? प्रिंट आउट वाले। ठीक है, समझ गए आप फंडामेंटल, जो अवलोकन होता है इसके जो परिणाम होते हैं विश्वसनीय और वैध होते हैं, मतलब कि विश्वास के लायक होते हैं और वैलिड होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने पहले से वीडियो देखा है तो आप भली प्रकार से जानते हो कि ट्रे वाला आइकन होता है वो होता है स्पेशल नोट का। ठीक है साथियों, तो अब स्पेशल नोट के बारे में क्या है, स्पेशल नोट के बारे में है कि अवलोकन करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड हमें उन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में और भी अलग तरीके से कुछ नए नए आयाम स्थापित करने चाहिए। ठीक है साथियों, सबसे पहले है अवलोकन की परिस्थितियों से अवगत होकर उसके लिए सहभागियों के चयन में सावधानी बरतना। यह हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अवलोकन के प्रकार
के अनुसार उसके नियमों का ध्यान रखना। मतलब कि किस टाइप का है, तो उसके सिंपली से ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं या ये जो वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की शायद मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, या आप सभी भली प्रकार से समझते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अवलोकन के प्रकार के अनुसार उसके नियमों का ध्यान रखना, अवलोकन बिंदुओं के निर्धारण में विशेष रूप से ध्यान देना, अवलोकन की प्रक्रिया के दौरान लचीलापन रखना। ठीक है साथियों, इस वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लचीलापन के बारे में। कि मतलब कि यहाँ पे ये नहीं है कि भाई बच्चों के साथ में पूरा फ्रेंडली हो जाए, लेकिन ये है कि अवलोकन के दौरान बच्चों के साथ में आपसी वार्ता भी जरूरी होती है। ठीक है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखना, कि मतलब कि पहले क्या क्या चीज़ें तय की गई थी उन चीज़ों को भली प्रकार से ध्यान में रखना। अब एक और पॉइंट यहीं पर आता है साथियों, वहां तक का था हमारा अवलोकन का, वो खत्म होता है या मान लीजिए कंप्लीट होता है। ठीक, अब हमारा स्टार्ट होता है साक्षात्कार। अब एक वर्ड आता है हमारा साक्षात्कार। साथियों, साक्षात्कार का अक्सर आप बेसिक तरीके से जानते होंगे कि साक्षात्कार को अक्सर हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बार सुनते हैं, लेकिन हम अक्सर उसको ये नहीं जानते कि उसको इंग्लिश में या मान लीजिए हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। साथियों, साक्षात्कार का अक्सर मीन्स होता है इंटरव्यू। आपने भली प्रकार से सुना होगा हमारी डेली लाइफ में, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना है कि साक्षात्कार है जो क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। या ऐसे मान लीजिए कि इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण क्या है, साक्षात्कार है। या ऐसे कह सकते हैं आप, साक्षात्कार का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, वो है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को दो भागों में बांटा गया है। वो किस तरीके से, या मान लीजिए दो शब्दों से ये बना हुआ है। वो कौन कौन से, पहला आता है साथियों हमारे पास में इंटर, और दूसरा आता है व्यू। इंटर का मतलब होता है भीतर और व्यू का मतलब होता है देखना। सिंपली से आप सभी जानते हैं। इसमें इसको विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। इसका शाब्दिक होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है अंतः दर्शन, यानी कि अंदर की ओर से देखना, या किसी बच्चे के अंदर देखना या किसी के भी अंदर देखना, आंतरिक रूप से देखना। इस तरह कहा जा सकता है शाब्दिक रूप से साक्षात्कार किसको, इंटरव्यू को। अब सेकंड परिभाषा आती है, दूसरी परिभाषा आती है, दूसरे शब्दों में किस तरीके से कहेंगे, तो दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों को बाल रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना तथा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। अतः साक्षात्कार अभिमुख संवाद है। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड कोई बात बताने की है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आप भली प्रकार से जानते हैं किस टाइप से होता है। किसी के भी मन में जो छुपी हुई बात है वो तो वैसे भी प्रकट नहीं करेगा, वो कहने वाला है नहीं। तो इंटरव्यू में सिंपली से है, हम हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सामने वाले को बोलते हैं और वो उधर से जवाब पलट के देता है। ठीक है, ये फंडामेंटल हुआ क्लियर। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों और उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन कर पाते हैं। मतलब कि उसकी जो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या क्या उसकी रुचियां हैं, कि भाई क्या करना चाहता है और क्या क्या उसने अब तक के लिए क्या है। ठीक है, इस प्रकार की जो उसकी जो मेंटेलिटी होती है, या मान लीजिए उसकी जो माइंड सेट होता है, उन चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर पाते हैं। इस प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों, यानी कि मान लीजिए उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बारे में, जो उसकी रेट्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसका बिलीफ है, उसके बारे में हम जान पाते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष संपर्क अर्थवाद या अर्थात आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। आप सिंपली से जानते हैं, सामने हम क्वेश्चन फेंकते हैं, वो सामने वाला हमें जवाब फेंकते हैं। क्लियर हुआ फंडामेंटल, ये लाइन पे यहाँ लिखा हुआ है। साक्षात्कार विधि में या इंटरव्यू में शिक्षक विद्यार्थियों का एक एक करके या छोटा समूह बनाकर कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, आपने भली प्रकार से देखा होगा या आगे देखेंगे आप, आपके पास में जो वाइवो आता है ना, वो यही काम करता है। साक्षात्कार का प्रयोग मुख्यतः उन विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनको जानने के लिए बातचीत करनी आवश्यक है। मतलब कि मान लीजिए ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो उनके बारे में ही ये साक्षात्कार करना आवश्यक होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अब एग्जाम्पल भी हमारे सामने है कि बच्चों के समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा साथ ही साथ उनका शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संबंधी अवधारणाओं को जानने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। मतलब कि भाई बच्चों से पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या क्या कमियां हैं, या मान लीजिए आपको क्या क्या सुधार है जो अपेक्षित है, या आप किन किन सुधारों की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो उन चीज़ों को जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों संरचित साक्षात्कार। ठीक है, अब ये वाला दूसरा इंटरव्यू का टाइप है, ये भी इंटरव्यू का ही टाइप है। ये क्या है, इस विधि में अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधी समस्या से संबंधित प्रश्नों व इकाइयों को एक निश्चित क्रम में पहले से ही तैयार कर लेता है। साक्षात्कार के समय जो सूचनाबद्ध या मान लीजिए क्रमबद्ध सूचनादाता से ये प्रश्न उसी क्रम के आधार पर पूछता है। साक्षात्कार की इस प्रवृत्ति में
इस विधि में नियंत्रित होती है। ठीक है साथियों, अब इसका मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये है वो आया और उसने पहले से क्वेश्चन भेज दिए कि भाई इन क्वेश्चनों को टिप के लिख दो। ठीक, ये हो गया इंटरव्यू वाला। कौन सा, पहले से आपको लिस्ट देगा, ये 10 प्रश्न है, इनमें से मैं कोई भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं इनको, ओरल एग्जाम। ठीक है, ये वाला होगा सिंपल फंडा। तो आपको ओनली फॉर वर्ड से याद रखना है कि हमें एग्जाम में किस टाइप से लिखना है। अगर आप सेम परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, तो सेम परिभाषा क्या होता है साथियों, सेम परिभाषा में एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने मेंटल के हिसाब से उस चीज़ को सोच के लिखते हैं तो साथियों वो जरूर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ पढ़ाई करी है। नेक्स्ट नंबर पर आता है असंरचित साक्षात्कार। पहले वाला कौन सा था, संरचित, और ये है असंरचित साक्षात्कार। इस विधि में प्रश्न एवं उनकी व्याख्या, संख्या, या मान लीजिए जो भी प्रश्न होते हैं उनकी जो संख्या होती है, ठीक है, वो पहले से निश्चित होती है कि भाई 10 होंगे या 5 होंगे। ठीक है साथियों, उनकी जो संख्या होती है वो पहले से निश्चित होती है। अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधी कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, कोई भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास में फिक्स्ड नहीं होंगे और उसके साथ में वो मन चाहेगा जहाँ से पूछेगा। ठीक है, वह प्रश्नों के स्वरूप साक्षात्कार के दौरान अपने मन से निर्धारित करता है। मतलब कि मान लीजिए आपके सिलेबस में तो यह है कि भाई भारत देश, उसके राज्य और उसकी राजधानियां। ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछ लेता है कि भाई यूटी है, 8वां यूटी है, वो कौन सा है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन है वो पूछ लेता है। कोई पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं होती है, या मान लीजिए उसमें कोई पूर्व तैयारी नहीं होती है। बात कर लेते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण, मतलब कि किन किन चरणों से या मान लीजिए किन किन स्टेप से होकर इंटरव्यू गुजरता है। ठीक है, तो वो है, या मान लीजिए हमारा जो बच्चे और बचपन है उससे रिलेटेड कौन कौन सी हैं जो स्टेप्स हैं, किससे रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड। साक्षात्कार की तैयारी, पहला पॉइंट आता है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। इस चरण में साक्षात्कार के विषय में एवं उसके उद्देश्यों के अनुरूप पूर्व तैयारियां की जाती हैं। ठीक है साथियों, उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से अनुमति जैसे परमिशन, साक्षात्कार का समय यानी इंटरव्यू का टाइम, चर्चा के विषय बिंदु यानी डिस्कशन पैनल के लिए या डिस्कशन के लिए पॉइंट्स। ठीक है, स्थान, पैलेस इत्यादि से संबंधित तैयारियों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में सोच लिया जाता है, इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। इस दौरान साक्षात्कार की योजना का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें साक्षात्कार का प्रारंभ, विकास एवं समापन से संबंधित व्यवस्था की योजना बनाई जाती है। ठीक है साथियों, ठीक इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में साक्षात्कार का संचालन यानी कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू किस तरीके से चलेगा। इस चरण में साक्षात्कार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। इस दौरान साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार के विषय बिंदु यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू के जो भी विषय बिंदु होते हैं यानी कि सब्जेक्ट पॉइंट्स होते हैं उनको चर्चा के केंद्र में बनाए रखने के अलावा कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। वो कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट आता है हमारे पास में शुरुआत कैसे करें, किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे करें। सम्मुख बैठे व्यक्ति से चर्चा को स्वाभाविक रूप से शुरू कैसे करें, जैसे मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति बैठा है उसको बेसिक तरीके से किस तरीके से बातें शुरू करें। चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में कैसे रखें, मतलब कि जो भी मेन पॉइंट हैं उनको डिस्कशन के दौरान पे हम कैसे याद रखें इत्यादि। साक्षात्कार का समापन कैसे करें यानी कि उसकी जो एंडिंग है वो कैसे करें, इसका भी विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड नंबर पॉइंट आलेखन या प्रतिवेदन व विश्लेषण। इस चरण में साक्षात्कार के दौरान आई महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से लिया जाता है। प्राय साक्षात्कार के तुरंत बाद इस कार्य को कर लिया जाता है ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से उतर ना जाए। अंत में उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ रहा है साक्षात्कार की विशेषताएं, मतलब कि जो इंटरव्यूअर होता है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, उसकी जो क्वालिटीज़ है या मान लीजिए उससे रिलेटेड जो भी विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला, साक्षात्कार उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय सूचना या मान लीजिए गोपनीय जो भी डिटेल्स होती हैं उनको प्राप्त करने का उत्तम साधन है जिन्हें वह लिखना नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए साथियों किसी के बारे में हमें गुप्त जानकारी होती है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके बारे में उन चीज़ों का पता लगाया जाए या उन चीज़ों के बारे में उन चीज़ों को हम किसी से कहीं ना कहीं से सुराग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कोई भी चीज़ें हैं जो लिखी नहीं जा सकती हैं तो इंटरव्यू लेके उन चीज़ों को प्राप्त करने का उत्तम साधन माना जाता है। क्या, इंटरव्यू। साक्षात्कार या साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसंधान का उद्देश्य प्रत्यक्ष स्पष्ट कर सकता है तथा मौखिक सूचनाएं क्या होनी चाहिए यह भी स्पष्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है
आज व्यक्ति लिखने की अपेक्षा विचार विमर्श करने को अधिक महत्व देता है। 4 नंबर पॉइंट आता है, साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्नों द्वारा विषयों के प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण अर्थ का स्पष्टीकरण कर सकता है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पॉइंट, साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता यानी जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो विषय को प्रेरित करके अनुभवों को प्राप्त कर सकता है जो कि सामान्यतः नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी के बारे में जो भी अनुभव थे वो हमें वैसे नहीं मिल पाते हैं जो कि इंटरव्यू के माध्यम से मिल जाते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट हमारे पास में आता है, वो क्या है, साक्षात्कार में इच्छा अनुसार सभी प्रश्नों के लिए उत्तर लिए जा सकते हैं। मतलब कि जो भी इंटरव्यू होता है उसके दौरान हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो इच्छा होती है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके हम जवाब जान सकते हैं, किससे, सामने वाले से, ठीक है। जबकि प्रश्नावली जो होती है उसमें आधे छूटते हैं तथा आधे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने लिख के दे दिया उसमें क्या है कि कुछ % जवाब हमें मिल पाता है, कुछ % होता है जो नहीं मिल पाता है। 7 नंबर पॉइंट है, इनमें एक प्रकार की सूचना को विभिन्न अव्यवस्थाओं में अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं या मान लीजिए कोई भी जो प्रश्न है उसको अलग अलग ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट आ रहा है, साक्षात्कार के द्वारा भाषा की कम समझ रखने वालों तथा बच्चों को अशिक्षित आदि से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है, उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही साक्षात्कार अन्य उपकरणों से श्रेष्ठ माना जाता है। जो अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो साक्षात्कार की जो सीमाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साक्षात्कार की जो सीमाएं होती हैं। उसमें होता है, पहला, इसमें समय तथा श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं। मतलब कि इसमें जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है और जो मतलब कि हमारा जो वर्क लोड होता है या मान लीजिए इसमें जो परिश्रम होता है, जो मेहनत होती है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में साक्षात्कार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यह विधि बहुत छोटे समूह के लिए उपयुक्त है, ठीक है। साक्षात्कारकर्ता की पूर्व चरण या अवधारणा के कारण साक्षात्कार के आंकड़े तथा विश्लेषण दोनों ही प्रभावित होते हैं। अतः इससे प्राप्त निष्कर्षों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। क्लियर, 2 पॉइंट हो गए। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करते समय यह भी देखा जाता है कि वे उस परिवेश में घबरा जाते हैं या डरे डरे दिखाई देते हैं। कहाँ पे, इंटरव्यू में। आपने, यार मैं क्या कहूँ इसके बारे में, तुम्हारी खुद की पिंडी कांपती है इस चीज़ में, पता नहीं है क्या तुम्हें? सारे के सारे डरे रहते हो उसमें। जब भी कोई इंटरव्यूअर सामने आता है तो सारे के सारे अच्छे तरीके से पैर कांपते हैं तुम्हारे। इस पॉइंट को भली प्रकार से जानते हो। इस कारण कभी कभी तो वे सब कुछ जानते हुए उन प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाते हैं, अतः निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। चलिए अब आगे की ओर बात कर लेता हूं। आगे पॉइंट आता हमारे पास में, सामाजिक जनांग की प्रोफाइल की उपयोगिता, ठीक है। अब उसमें कौन सा है, पहला है विद्यार्थियों का व्यक्तिगत परिचय मिल जाता है। मतलब कि वो सिंपली सा विद्यार्थियों का जो व्यक्तिगत, मतलब कि जो उनका पर्सनल इंट्रोडक्शन वो कैसे मिलेगा, आते कहेगा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से हूँ, और मेरे बाप का नाम ये है, या मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। विद्यार्थी की पारिवारिक जानकारी मिल जाती है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा है प्रायोजन की उम्र का पता लग जाता है। मतलब सामने देख लेते हैं उसके हुलिये से पता लग जाता है कितनी इसकी उम्र होगी। लेकिन काफ़ी बार इसमें गच्चा लग जाता है बढ़िया, क्योंकि कम उम्र वाले बच्चे बहुत ज़्यादा दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्र के लगते हैं लेकिन होते नहीं है। 4 नंबर है उसका लिंग, जाति, धर्म, विद्यालय का नाम, जन्म स्थान, पारिवारिक ब्यौरा, भाषा आदि की जानकारी मिल जाती है कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। उनकी जो मतलब बेसिक जो एरिया की जो भी, या ऐसे कह सकते हैं उनकी जो बोली होती है उसके बारे में हमें पता लग जाता है उसकी बोली के अनुसार। और बात हुई उसकी जाति, धर्म, विद्यालय का नाम, तो वह आराम से बताएगा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है सामाजिक आर्थिक व्यक्तिगत स्थिति की आधारभूत जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप कहेंगे कि साहब सामाजिक आर्थिक व्यक्तिगत स्थिति की जो आधारभूत जानकारी वो कहाँ से मिलेगी, वो क्या हम पूछें थोड़ी के, पूछे तो नहीं है, लेकिन जो जो वो बातें बोलेगा तो उसके हिसाब से हमें डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई साहब इसकी बोलचाल के हिसाब से किस प्रकार के समाज में ये रहता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति उसकी बॉडी लैंग्वेज से मतलब कि काफ़ी बार नहीं दिखता है लेकिन कुछ % दिख भी जाता है, ठीक है। उसकी व्यक्तिगत स्थिति यानी कि उसकी जो पर्सनल पोजीशन होती है वो भी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है उसका माहौल पता चल जाता है जिसमें वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो गाली गलौज वालों के पास में रहता है तो उसको कितना एक आदमी रख लो या कितना भी उसको समझा के भेज दो, 2 4 5 7 मिनट वो जब तक के लिए सही रहेगा, लेकिन कभी ना कभी वो पॉइंट तुरंत छोड़ ही देता है, वो कहीं ना कहीं जबान पे आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके माहौल के बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लिनिकल विधि, ठीक है साथियों। क्लिनिकल विधि क्या है, अब इसके बारे में जीन पियाजे ने एक पॉइंट दिया है। मतलब कि जीन पियाजे ने अपने अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था, ठीक है।
जो क्लिनिकल विधि है उसमें या मान लीजिए क्लिनिकल जो विधि है, जो जीन पियाजे है उन्होंने अपने अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। उनके प्रयोग ने बच्चों के अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि के महत्व को रेखांकित किया है। और पियाजे ने बच्चों के विचारों के विस्तार के लिए वार्तालाप का तरीका अपनाया। पियाजे ने नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने में किया जाता है। इसके अलावा बाल विकास के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक विधि कौन सी है? वो है क्लिनिकल विधि। ठीक है साथियों। और उसके अलावा जो भी अभी आपने भली प्रकार से देखा होगा, आपका एक तो है सामाजिक जननांग प्रोफाइल की उपयोगिता, और इसके साथ में हमारा था साक्षात्कार की सीमाएं और साक्षात्कार की विशेषताएं, साक्षात्कार का संचालन या मान लीजिए साक्षात्कार की जो तैयारी होती है वो किस टाइप से होती है, जो साक्षात्कार के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो साक्षात्कार होता है या मान लीजिए जो इंटरव्यू होता है उसका मतलब क्या होता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, उपयोगिता क्या होती है, उसके ध्यान में रखने वाले जो भी बातें होती हैं, ऐसा भी या मान लीजिए असहभागी जो अवलोकन होता है वो, और सहभागी अवलोकन। इसके साथ में CS मेजर ने क्या कहा था और गुडे तथा हेठ ने क्या कहा था इसके बारे में। साथियों, अब हमने भली प्रकार से जाना इन चीज़ों के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। इसके साथ में आपने इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितनी ज़्यादा कमेंटें होंगी, इससे रिलेटेड हम उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा तथा अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही। चलते मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।